हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी एनम सिस्टर बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम लगभग 70 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट एड्स यानी प्राथमिक सहायता के बेस पर लाए हैं और ये क्वेश्चन बेसिकली प्रीवियस ईयर्स में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं और देखा जाए तो उसमें कुछ कलेक्शन मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी सिस्टम कहते हैं कम से कम एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। और जो चैनल पर पहली बार है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है। विक्टिम की चिकित्सा करना या विक्टिम की मृत्यु होने से रोकना या उसकी इंजरी को और उससे अधिक घातक होने से रोकना या शांति से खड़े होकर इन विक्टिम्स को होश में लाना या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक सहायता केंद्र का पहला मुख्य क्या उद्देश्य होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एड का है कि विक्टिम की मृत्यु होने से रोकना, पहला इसका प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात कि जो इंजरी हो उनको अधिक आघात होने से रोकना, ज़्यादा वो मतलब चोटिल ना हो, उसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए। तो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य पहला होता है आपका, दूसरा करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, प्राथमिक सहायता देते समय आप विक्टिम की ओर बढ़ें, सहायता के लिए लोगों को पुकारें, अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहें, या इसका ऑप्शन जो है 2 और 3 दोनों सही है। तो दूसरा जो पॉइंट का राइट आंसर है आपका, देखा जाए तो पहला चीज़ है कि सहायता के लिए लोगों को पुकारिए जरूर, और दूसरी चीज़ कि आप अपनी सीमाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ये नहीं कि बस विक्टिम की ओर बढ़ रहे हैं और सहायता के लिए नहीं पुकार रहे हैं। तो इसका बेसिकली काम होता है कि जब प्राथमिक सहायता देते समय आप ध्यान दें कि जहाँ तक हो सके दूसरों को बुलाइए भी और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहिए। इसलिए अगर ये दोनों पॉइंट सही हैं तो उसके हिसाब से आपका फोर्थ क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम के शरीर में मस्तिष्क के किस भाग का अंग होता है। अनुमस्तिष्क शरीर में मस्तिष्क के किस भाग का अंग होता है। वो फोर ब्रेन का होता है या मिड ब्रेन का होता है या हाइंड ब्रेन का होता है या थैलम्स का होता है, चेतक का होता है। तो उसमें जो उसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, तो अनुमस्तिष्क जो होता है हमेशा वो पक्ष हैंड ब्रेन का भाग होता है। नहीं, तीसरा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पक्ष मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट, शॉक होने पर यानी सदमा लगने पर प्राथमिक सहायता के लिए आपको विक्टिम या पेशेंट को सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था में प्रदान करना चाहिए, या कंबल से रोगी को ढक देना चाहिए, या भीड़ को एकत्र न होने दे, उपयुक्त सभी। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ध्यान दीजिएगा, ये सभी कर सकते हैं। शॉक होने पर प्राथमिक सहायता के लिए आप उसमें से आपको कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सदमा जब भी लगे तो उसको विक्टिम को हताश रोगी के नीचे सिर रखते हुए लेटी हुई अवस्था में प्रदान करिए, कंबल से रोगी को ढक जरूर दीजिए और भीड़ को एकत्र न होने दीजिए। तो इसका डी इसका है आपका करेक्ट है, यानी कि तीनों पॉइंट आपके ऊपर के सही है। नेक्स्ट, किसी वृद्ध व्यक्ति यानी एल्डर पर्सन के पादों यानी फीट के ठंडा होने पर आप क्या करेंगे। किसी अगर बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके जो पाद है, पैर जो है अगर ठंडा हो जाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे टाइप का लगता होगा इजी, लेकिन आपकी जब सामने आएगा तो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको लगते हैं ईजी, लेकिन ये ईजी है। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए इजी लगेगा, लेकिन आपको अगर पहली बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये भी आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर इसका जो उत्तर देने का कोशिश करिएगा। तो पहला कह रहा है कि ठंड से बचाने के लिए मोजे पहनाइए उसको। दूसरा है गर्म पानी से पैरों की सिकाई करिए, पैरों पर गर्म पट्टी लगाइए, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखने में आपको लग रहा है कि लगभग तीनों सही पॉइंट है ऊपर के, नहीं। अगर वृद्ध व्यक्ति है तो अगर उसके पैर को ठंडा होने से आप क्या करेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि उसको हमेशा ठंड से बचाने के लिए उसको मोजे को जरूर यूज करिए। मोजा पाना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो फिफ्थ का जो पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आग लगाने और उससे लगी रहने देने के लिए आवश्यकता क्या पड़ती है। अगर आग लगी है, आग लगाने और उसे लगी रहने देने की अगर आवश्यकता है तो उसको क्या करना चाहिए, एक चिंगारी या ज्वाला की आवश्यकता है। पहली बात, जलने योग्य पदार्थ की आवश्यकता होगी। अगर चलाना चाहते हैं तो उस जलने योग्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रेजेंट के ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जलती है। तो इसमें देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं आपके लिए क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो क्या है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका है, यानी कि इन सभी की जरूरत पड़ेगी आपको। स्वच्छ क्षेत्र क्लीन एरिया कहलाता है पानी से धुला हुआ क्षेत्र, रोगाणुओं से दूषित क्षेत्र, रोगाणुओं से मुक्त क्षेत्र, दिखाई देने योग्य धूल से रहित क्षेत्र। अगर स्वच्छ एरिया है तो उसका एक ही फंडा है कि वो चीज़ क्या होगा, रोगाणु मुक्त होना चाहिए, अर्थात थर्ड इज क्या होगा, करेक्ट आना चाहिए। स्वच्छ क्षेत्र क्लीन एरिया क्या होता है, वहाँ पर रोगाणु नहीं होना चाहिए हमको। रोगाणु है तो बीमारियाँ फैलेंगी, तो स्वच्छ कैसे होगा, तो आपको रोगाणु से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, यानी सातवां का तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई कम होने पर आप क्या करोगे। कंफ्यूजन होने लगता है या डिजीन्स आते हैं यानी चक्कर आने लगता है, या फैटिग्स होने लगते हैं यानी थकान होने लगता है, उपरोक्त सभी। तो आठवें का जो राइट आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आपके मस्तिष्क की रक्त की आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ये तीनों जो प्रॉपर्टियां आपके अंदर, तीनों जो प्रॉब्लम है आपके अंदर, ये दिखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, आग बुझाने में सहायता करती है हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, रुई का बंडल। तो ध्यान दीजिएगा, आग बुझाने में हमेशा ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का अगर सूत्र अगर कभी बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाए तो उसको कहते हैं CO2। CO मीथेन जो गैस है आपका वो CH4 होता है, और हाइड्रोजन गैस तो होता है H2 होता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है CO2, जो गैस को बुझाने में काम आता है, CO2 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अगला है, शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या वसामय ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि ध्यान दीजिएगा, इसका जो होती है इंडोर क्रीम ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जिसे बोला जाता है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। कीड़े मकोड़े मारने की दवा है, घाव को भरने की दवा है, चोटों पर लगाने की दवा है, घाव को साफ करने की दवा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है, ध्यान दीजिएगा, ये घाव को साफ करने की दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, छोटा क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी आपके लिए है, इसलिए वीडियो को प्रॉपर आप देखिए। जो इन हमारे सिस्टर देख रही हो प्रॉपर देखिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिए, और कम से कम एक लाइक जरूर कर लिया करिए कि मैंने एक देखा हो वीडियो का। फिटकरी का उपयोग ही है, फिटकरी किस लिए उपयोगी होता है, दस्त बंद करने के लिए, खांसी में आराम के लिए, या रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपको और खांसी दस्त में तो नहीं ध्यान दें, लेकिन रक्त कभी बहता हो आपका कट जाए तो उस पर फिटकरी को लगा देंगे तो आपका रक्त क्या हो जाता है, बह जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी नाई के पास जाते हैं, जो बार्बर होता है, दाढ़ी काटता है, बनाता है, आप कट जाता है तो ध्यान दीजिए वो फिटकरी का यूज करता है, जो फिटकरी लगाता है तो वो क्या होता है, जो ब्लड जहाँ बहता है ना, ब्लड क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रक्तस्राव जहाँ कटे स्थान से रोकने के लिए किया जाता है फिटकरी का उपयोग। बेसिकली नाई की दुकान पर या बार्बर जिसे बोलते हैं उस पर मिल जाएगा आपका फिटकरी, आधार यूज करते हैं। अगर कभी आपको भी लगे तो इसका जरूर उपयोग करिए घर पर।
हाथ या टांग के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? टर्निकिट का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिट का प्रयोग करना चाहिए, खपच्चियों का प्रयोग करना है, इनमें से नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हाथ या टांग में घाव लग जाए तो उसको रक्तस्राव रोकने के लिए आपका टर्निकिट का उपयोग करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डिटॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डिटॉल होता है उसका मुख्य होता है जलन को दूर करता है, घाव को कीटाणु रहित रखता है, मूर्छा दूर करना होता है, या रक्तस्राव कराना होता है। तो घाव अगर डिटॉल है बेसिकली, तो डिटॉल जो होता है बेसिकली घाव को रोगाणु रहित करना होता है, को कीटाणु रहित करना होता है, घाव को कीटाणु रहित करना होता है। तो इसका 14 का सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। भिंगरंगी या हिस्टीरिया के कारण मूर्छा आने पर प्रथम उपचार क्या होता है? रोगी के मानसिक कष्ट को दूर कर रखना, पुराना जूता सुहाना, रोगी को शुद्ध वायु में लिटा देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, रोगी को हमेशा यानी कि जो पेशेंट है उसको हमेशा शुद्ध हवा में लिटाना चाहिए। अगर इसके साथ ऐसी घटना होती है, हिस्टीरिया का कारण मूर्छा जाता है, तो उसको शुद्ध हवा में लिटाना चाहिए। नेक्स्ट, किस रक्त पलिका के कट जाने से लगातार रक्त बहता रहता है? सीरा, नाड़ी, तंतु, धमनी। कौन सी रक्त पलिका है जो कट जाने पर रोगाणु रक्त जो है लगातार बहता रहता है? तो उसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका धमनी। धमनी अगर कट जाए तो रक्त हमेशा लगातार बहता रहता है। तो 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? सर्प के काटने पर काटे हुए स्थान पर लगाते हैं बरनाल, लाल मिर्च, पोटेशियम या सौदागर। अगर सर्प काट ले तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं उसकी जगह पर? तो ध्यान दीजिए, सर्प काटने पर हमेशा आपको उसके स्थान पर पोटेशियम हो तो जरूर लगाएं आप। पोटेशियम जो होता है सर्प काटने पर बहुत फायदेमंद काम करता है। नेक्स्ट, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर होता है, हल्का नीला रुधिर होता है, काला मटमैला रुधिर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, धमनी से जो रक्तस्राव निकलता है वो हमेशा शुद्ध लाल रंग और चमकीला टाइप होता है। तो इसका फर्स्ट इज क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? अगर तेज बहुत रुधिर बह रहा है तो उसका अगर रोकने का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? रुधिर बहने वाले अंग को उल्टा कर देना चाहिए, डिंचर आयोडीन लगा देनी चाहिए, बर्फ की गीली पट्टी रख देनी चाहिए, या टर्निकेट बांध देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा टर्निकेट बांध देना चाहिए, जिससे रक्त क्या होता है? नहीं बहता है तेजी से। आगे, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग क्या होता है? अगर कोई पागल कुत्ता है अगर आपको काट दे तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? हिस्टोरिया, मिर्गी, रक्तस्राव, या हाइड्रोफोबिया। तो ध्यान दीजिएगा, पागल कुत्ता अगर आपको काट ले तो उससे जो रोग होता है उसका नाम होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4th इज करेक्ट आंसर है। छार से जल जाने पर जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। बरनाल, डिटॉल, प्याज का रस, या नींबू का रस। अगर छार से जल जाने पर उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा नींबू का रस लगाना चाहिए। नींबू का रस लगाना चाहिए, क्योंकि नींबू जो होता है खट्टा होता है, जिसमें एसिड होती है, और एसिड छार जो होता है एसिड से क्या होता है? कंट्रोल किया जाता है। छार में OH कमी होता है और नींबू का रस में खट्टा होता है, तो इसमें क्या होता है? अम्ल होता है। नींबू का रस लगाना चाहिए। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? बर्फ की थैली रखना चाहिए, गीले कपड़े में लपेटना चाहिए, टर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए, या ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आंतरिक रक्तस्राव को कम करना है तो हमेशा बर्फ की थैली रखना चाहिए।
जिससे आंतरिक रक्तस्राव क्या होता है, कम हो जाता है आपके। जले हुए व्यक्ति को पीने के लिए देना चाहिए। अगर व्यक्ति जल गया है तो उसे क्या देना चाहिए, महा या मयर्द रहित पेय 1-2 दोनों देना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, वो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, चीज़ें नहीं देना चाहिए अगर जले हुए व्यक्ति है तो। नेक्स्ट, धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए। अगर व्यक्ति धतूरा खा ले, धतूरा एक टाइप का जहर होता है, तो अगर वो खा ले तो उसको क्या देना चाहिए आपको, खटाई का पानी, नींबू का पानी, नमक का पानी या दूध। तो ध्यान दीजिए, जब धतूरा इंसान खा ले तो उसको हमेशा जो आप नमक का पानी का घोल देना चाहिए, नमक के पानी का घोल देना चाहिए, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। बिच्छू के काटने पर तुरंत दिया जाता है गर्म दूध, गर्म चाय, ब्रांडी या कहवा। तो अगर बिच्छू काट ले तो उसको सबसे पहले आपको गर्म दूध देना चाहिए। गर्म दूध जो होता है बिच्छू के काटने के बाद, उसको पीने के बाद उसे राहत मिलती है, तो हमेशा ध्यान दीजिए गर्म दूध देना चाहिए, यानी कि 25 का फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक विष होता है नींद लाने वाली दवा, जलाने वाली अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष या मस्तिष्क तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो सबसे जो खतरनाक विष होता है, ध्यान दीजिएगा, नींद लाने वाली दवा नहीं होती है, न जलाने वाला अम्ल होता है, न आहार नाल में जलन पैदा करने है। सबसे खतरनाक जो होता है मस्तिष्क तंत्रिकाओं को प्रभावित करने वाला विष होता है, जो तुरंत उसको संवेदनशीलता जो है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर ले आपके, तो सबसे खतरनाक विष है आपको। मुलेठी है विष की दवा, दस्तों की दवा, खांसी की दवा, मलेरिया ज्वर की दवा। तो मुलेठी किस टाइप की दवा होती है, तो ध्यान दीजिएगा, मुलेठी खांसी की एक दवा होती है। मुलेठी क्या होती है, खांसी की एक दवा होती है। नेक्स्ट, लू लगने पर एकमात्र दवा होती है। अगर लू लग जाए आपको तो उसमें क्या करना चाहिए, लौंग का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, या इमली का पानी, या कच्चे आम का पना, या पक्के आम का पना। तो ध्यान दीजिएगा, जब ही लू चलती है तो लोग उस कच्चे आम का एक पका कर रस निकालते हैं, और उसका पकाने के बाद ही आपका, यानी कि उसको आम को आग में पका लेते हैं इंगीठी के अंदर, और उसके बाद उसका रस निकाल कर पीते हैं। तो कच्चे आम का पना बना करके पीना चाहिए अगर आपको लू लग जाए तो थर्ड इज करेक्ट आंसर है। विष खा लेने पर प्रथम उपचार हेतु क्या होना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, या कृत्रिम श्वास क्रिया करनी चाहिए, डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, विष खा लेने पर प्रथम उपचार जो होता है बेसिकली, उसको हमेशा गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, जिससे उसे उल्टियाँ होगी अधिक मात्रा में, और जिससे विष बाहर निकलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, तो वो बच सकता है। नेक्स्ट, व्यक्ति के विष खा लेने की प्रथम पहचान क्या होती है। अगर व्यक्ति कोई विष खा लिया हो तो उसकी पहचान क्या क्या होती है, पुतलियाँ का सिकुड़ जाना और फैल जाना होता है, या नींद, व्यक्ति की नींद आना, या शरीर में पसीना आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति कोई विष खा लेता है तो वो व्यक्ति को हमेशा ध्यान दीजिए नींद आने लगती है। तो सेकंड इज क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेट के दर्द घरेलू जिसे कहते हैं औषधि क्या, पेट दर्द की घरेलू औषधि क्या है, नींबू तथा गुनगुना पानी पिए, खाने का सोडा था पानी पिए, सूंठ, हींग और अजवाइन का यूज करें, या आम की मीठी चटनी खाएं। तो पेट का दर्द हो तो ध्यान दीजिएगा, सूंठ, हींग तथा अजवाइन का क्या करना चाहिए, आपस में मिला करके उसका एक तरह से पानी में ले करके उसको पका करके पीना चाहिए, जो पेट का दर्द खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, पागल कुत्ते की क्या पहचान है, मुंह खोले रखता है, या जीभ निकालकर हाँफता है, या कुत्ते की बनावट में परिवर्तन आता है, या शक्ल बदल जाती है उसकी,
और मुंह से सफ़ेद झाग निकलता है। तो ध्यान दीजिए, अगर पागल कुत्ता हो गया है तो ध्यान दीजिए इस कुत्ते की जो बनावट में परिवर्तन आ जाता है और दूसरी उसकी शक्ल बदल जाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर कुत्ता पागल है तो इसकी पहचान का एक अच्छी तरीका है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जलने पर रोगी का उपचार, डिटॉल, पिसा हुआ आलू, बरनाल या इनमें से कोई भी नहीं यूज करते हैं। तो मनुष्य के जलने पर वो हमेशा उसमें ध्यान दीजिए बरनाल का यूज किया जाता है, बरनाल लगाना चाहिए अगर जल गया है तो। हंसली की हड्डी, हंसुली की हड्डी को पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, पट्टी कसी ना हो, गांठ ऊपर की ओर हो, गांठ नीचे की ओर, गांठ ऊपर नीचे की ओर होनी चाहिए। तो हंसुली की जो हड्डी होती है उसमें ध्यान दीजिएगा गांठ हमेशा ऊपर की होना चाहिए, रखना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेनी गांठ बांधी जाती है गर्दन का खिंचाव कम करने के लिए, हिलते बाजू का खिंचाव कम करने के लिए, कंधों को संतुलित बनाए रखने के लिए या ऊपरी भुजाओं को विश्राम देने के लिए। तो आपको ग्रेनी गांठ क्यों बांधी जाती है, ध्यान दीजिएगा ऊपरी भुजाओं को विश्राम के लिए ग्रेनी गांठ लगाई जाती है, अर्थात फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सेंट जॉन जोली का काम है एक हाथ को सहारा देना, दोनों हाथों को सहारा देना, एक हाथ के सिरे का दूसरे हाथ के सिरे पर रखना या उपरोक्त सभी। तो सेंट जॉन जोली का जो काम होता है वो होता है आपका एक हाथ का सहारा देना होता है, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई समानता होती है, अंगुली की जो पट्टी होती है उसकी चौड़ाई समानता 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 से 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो अंगुली की पट्टी की जो चौड़ाई होती है बेसिकली वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, पट्टी बांधने में रिप गार्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह ढीली रहती है, इससे आसानी से खोला नहीं जा सकता, ये दबाव नहीं डालती था, इसे आसानी से खोला जा सकता है, यह सुंदर दिखाई देती है। तो पट्टी बांधने में रिप गार्ड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो पट्टी बांधने में रिप गार्ड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये दबाव नहीं डालती है और इसको आसानी से खोला जा सकता है। तो डॉक्टर जब भी बांधते हैं ध्यान दीजिए तो वो रिप गार्ड का ही प्रयोग करते हैं। त्रिकोणी पट्टी में समानता कपड़ा लगता है 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, 1 मीटर वर्गाकार का, आधा मीटर वर्गाकार का या 2 मीटर वर्गाकार का। तो त्रिकोणी जब भी पट्टी बनती है तो उसमें ध्यान दीजिएगा 1 मीटर वर्गाकार का कपड़ा यूज किया जाता है, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। कान की पट्टी की ई चौड़ाई होती है 5 मीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी या 2 मीटर वर्गाकार की। तो कान की पट्टी की ई चौड़ाई जो होती है ध्यान दीजिएगा 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, कान की पट्टी की चौड़ाई। नेक्स्ट, सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हड्डी के टूट को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो सूखी पट्टी का प्रयोग कब करते हैं, तो सूखी पट्टी का प्रयोग हम ध्यान दीजिए रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है, और द फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिर पर बंधी हुई पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियां की आवश्यकता होती है, 1, 2, 3, 4। तो सिर पर बंधी हुई पट्टी बांधने के लिए हमको उसमें 2 पट्टियों का यूज होता है। कितनी पट्टियां, 2 पट्टियों का यूज होता है। पट्टियों को बांधते समय ध्यान रखना चाहिए पट्टी ढीली ना हो क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होगा, यह खुली हो सकती है। पट्टी कसी न हो क्योंकि यह रक्त प्रवाह को रोक देती है। पट्टी को गांठ चोट पर न हो क्योंकि यह नष्ट कर देती है, या उपरोक्त सभी। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। सभी बातें सही हैं, पट्टी को बांधते समय इतने की बातें ध्यान देनी चाहिए। सस्यासत का उपचार है सेक करना, रिंग कुशन लगाना, रैक्सिन का टुकड़ा या एक छोटा कंबल। तो सतसैया का जो उपचार होता है उसमें आपको ध्यान दीजिएगा रिंग
कुशन लगाना होता है, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डार्ट शीट होती है एक छोटी सूती चादर, मोम जामे का टुकड़ा, रेक्सिन का टुकड़ा, एक छोटा सा कंबल। तो जो डार्ट शीट होती है वो होती है एक सूती चादर, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक से उठ बैठ न सकने वाले रोगी को चाहिए सामान्य बिस्तर, कंबलों का बिस्तर, विशेष बिस्तर या सिलवट युक्त बिस्तर। तो ठीक ठाक से अगर न उठ पाते हैं उनको एक विशेष बिस्तर की जरूरत पड़ती है, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? सतसैया, गठिया, शल्यक्रिया या अस्थिभंग। तो कंबलों का बिस्तर किस रोगी के लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गठिया टाइप के रोगियों के लिए कंबल का बिस्तर का प्रयोग किया जाता है। रबड़ सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है सत्स्य थाव को ठीक करने के लिए, बिस्तर को गर्म रखने के लिए, बिस्तर को ठंडा रखने के लिए या रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए। तो 48 का जो राइट आंसर है, रबड़ सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, वो हमेशा रोगी के मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए रबड़ सीट का प्रयोग किया जाता है। बेड कैंडल का उपयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी के टूटे या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए या सया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो उसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, बेड कैंडल का उपयोग हमेशा हड्डी की टूट या जले हुए रोगी बिस्तर के लिए यूज किया जाता है। ब्रेड कैंडल का उपयोग, बेड कैंडल एक जले हुए व्यक्ति के भीतर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक गर्म पानी का बोतल, एक ब्रेड कैंडल का या रबड़ सीट का या कंबलों का। तो ध्यान दीजिए, एक जले हुए व्यक्ति को बिस्तर पर रगड़ के लिए हमेशा ध्यान दीजिए ब्रेड कैंडल का उपयोग किया जाता है। किसमें? ब्रेड कैंडल का उपयोग किया जाता है। बेड कैंडल का उपयोग किया जाता है, ब्रेड कैंडल का। परिचायिका को ज्ञान होना चाहिए, यानी कि नर्स को क्या ज्ञान होना चाहिए? विभिन्न रोगों की दवाओं का, विभिन्न रोगों का, प्राथमिक चिकित्सा का, उपरोक्त सभी का। तो अगर एक परिचायिका है तो उसको ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक चिकित्सा का उसको हमेशा ज्ञान होना चाहिए। परिचायिका का आवश्यक गुण क्या होता है? दूरदर्शिता, सहनशीलता, तीक्ष्ण एवं तीव्र निरीक्षण शक्ति या उपरोक्त सभी का। तो 52 का जो राइट आंसर है, तो उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर एक परिचायिका है तो दूरदर्शिता का भी गुण होना चाहिए, सहनशीलता का भी हो जाए, तीक्ष्ण एवं तीव्र निरीक्षण शक्ति भी होना चाहिए। इसलिए फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऊपर तीनों सही हैं। जब पेशेंट केवल बैठी हुई अवस्था में सांस ले सके तो उसे कहते हैं ऑर्थ्रोपेनिया, उपानियो, अपनियो या सिटिंग्स। तो जब पेशेंट केवल बैठी हुई अवस्था में सांस ले सके तो उसे कौन सा रोगी कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो 53 का जो राइट आंसर है उसको हम आर्थोपोनिया कहते हैं, आर्थोपोनिया, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप 135/80 mmHg है तो उसका नाड़ी दाब होगा 55, 77 या 215 या 88। तो उसका जो रक्तचाप होगा, ध्यान दीजिएगा, उसका रक्तचाप जो होता है 55 mmHg होगा, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, कृत्रिम आपदा है, 1, 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही। तो भूकंप दध्यान दीजिएगा, वो हमेशा एक नेचुरली आपदा होती है, डिजास्टर होता है, नेचुरली डिजास्टर यानी कि नेचुरली आपदा। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है जीवन का संरक्षण, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, रोग निवृत्त होने हेतु प्रोत्साहित करना या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक उपचार का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका
जीवन का संरक्षण भी कर सकते हैं, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना भी होता है और रोग निवृत्ति हेतु प्रोत्साहित करना होता है, अर्थात आपको फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दुर्घटना होने पर चिकित्सक या एम्बुलेंस के आने से पहले किसी अप्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक, आपातकालीन, दुर्घटनाकालीन उपचार या ये सभी? तो क्या बोल सकते हैं उसको? तो उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक उपचार बोलते हैं जो अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट, रोगी के जलने की स्थिति में कौन सा टीका लगाना चाहिए? टिटनस का टीका, खसरे का टीका, डीपीटी का टीका या इनमें से कोई नहीं? तो 58 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, जब रोगी के जलने की स्थिति में कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, टिटनस का टीका लगाना चाहिए, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट एड किट में किस वस्तु का होना आवश्यक है? सेफ्टी पिन का, सर्जिकल टेप का, एंटीसेप्टिक लोशन का, ये सभी? तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एड किट में सेफ्टी पिन का भी जरूरत है, सर्जिकल टेप का भी जरूरत है और एंटीसेप्टिक लोशन का भी जरूरत है, इसलिए फोर्थ इज क्या है? करेक्ट आंसर है। बुखार की स्थिति में रोगी को सामान्यतः कौन सी गोली प्राथमिक उपचार के तौर पर दी जाती है? अब बुखार की स्थिति हो तो सामान्यतः रोगी को गोली प्राथमिक उपचार में कौन सी दी जाती है? डिस्प्रेशन, सिट्रिजिन, पैरासीटामोल या एविल? तो 60 का जो उत्तर है वो होता है पैरासीटामोल। अगर बुखार है तो उसको पैरासीटामोल देना चाहिए। नेक्स्ट, जलने की स्थिति में कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? जले हुए स्थान पर एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, रोगी को सांस द्वारा ऑक्सीजन देने का प्रयास करना चाहिए या रोगी के नाक या गले में फंसी हुई वस्तु को बाहर निकालना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो 61 का जो राइट आंसर है वो ध्यान दीजिएगा, उसमें सभी ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो प्राथमिक उपचार में इस सब के सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, मोच में कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मोच के स्थान को स्थिर रखना चाहिए, घायल व्यक्ति को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, जोड़ पर पट्टी खींचकर बांधनी चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अगर किसी व्यक्ति को मोच आ गई तो मोच के स्थान को स्थिर रखिए, घायल व्यक्ति को हिला डुलाना नहीं चाहिए, जोड़ पर पट्टी रखकर बांधनी चाहिए, यानी कि तीनों सही पॉइंट है, इसलिए इसका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिजली का करंट लगने पर निम्न में से सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अगर बिजली का करंट लग जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिजली सप्लाई काटकर व्यक्ति को करंट से छुड़ाएं, लकड़ी की छड़ या प्लास्टिक की रस्सी से व्यक्ति को छुड़ाएं। फर्स्ट दोनों सही है। रोगी को गर्म एवं शांत स्थान पर लिटाएं, रोगी को गर्म एवं शांत स्थान पर लिटाएं। तो आपका 63 का जो राइट आंसर है वो आपका राइट है थर्ड, बिजली सप्लाई काटकर व्यक्ति को करंट से छुड़ाना चाहिए या लकड़ी की छड़ या प्लास्टिक की रस्सी से व्यक्ति को छुड़ाना चाहिए, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है। प्राथमिक उपचार में कौन सा गुण होना आवश्यक है? विवेकशील, पूर्ण, युक्तिपूर्ण, सहानुभूति या ये सभी? तो किसी भी प्राथमिक उपचार में जो गुण होता है वो सभी के सभी होना चाहिए। वो विवेकशील भी होना चाहिए, युक्तिपूर्ण भी होना चाहिए, सहानुभूति युक्त भी होना चाहिए। बेहोशी की स्थिति में रोगी को होश में लाने के लिए क्या करना चाहिए? स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाएं, सिर पर गीला कपड़ा रखें, पानी मिलाएं या उपरोक्त सभी? तो बेहोशी की स्थिति में उसको हमेशा स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाना चाहिए, स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाना चाहिए, फर्स्ट इज करेक्ट। आँखों में चोट लगने पर कोई रसायन जाने पर आँखों को धोने के लिए फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? ORS का घोल, स्टेरिलिंग आइस वॉश, डिटॉल या सेवलॉन? तो ध्यान दीजिएगा 66 का जो राइट आंसर है उसका जो करेक्ट आंसर है स्टेरिल आइस वॉश होती है, उसको यूज करना चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट एड किट में रखी वस्तुओं और दवाइयों को समाप्ति तारीख कितने माह के अंतराल में जांचना और उसे बदलना चाहिए? प्रत्येक माह, प्रत्येक 2 माह, प्रत्येक 6 माह, प्रत्येक
4 माह, तो उसके एक्सपायरी डेट को कितने अंतराल में जांचना चाहिए? तो ध्यान दीजिए उसके प्रत्येक 6 माह पे उसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत प्रतिवर्ष लगभग कितनी मौतें होती हैं? तो 68 का जो राइट आंसर है वो होता है 2,31,000। प्रतिवर्ष कितनी मौत होती है? 2,31,000। तेज बुखार की स्थिति में रोगी के लिए क्या नहीं करना चाहिए? रोगी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए, रोगी को ठंडा पानी पिलाना चाहिए, दूसरा और पहला दोनों सही है, रोगी को गर्म कपड़े या कंबल लपेटना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, तेज बुखार में रोगी को गर्म कपड़े या कंबल में लपेटना चाहिए, रोगी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए और रोगी को ठंडा पानी चाहिए। इसलिए इसका क्या है? सेकेंड इज, थर्ड इज करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। NCRB का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख लीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, रिकॉर्ड ब्यूरो होता है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी और स्काउट गाइड की वर्तमान में कितनी शाखाएं होती हैं? भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी और स्काउट गाइड की वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 700 शाखाएं टोटली हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड इज करेक्ट आंसर है। टोटली 71 क्वेश्चन हैं। तो इन मनु से मेरा अनुरोध है कि ये जो क्वेश्चन जो भी बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो प्रॉपर देखिए और उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। और जो चैनल पर पहली बार सिस्टर एनम आ रही हैं या कोई भी आ रहा है, उस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।